आज जो दुनिया हम देखते हैं वो एक टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट से बनी थी। ये कॉन्फ्लिक्ट था वर्ल्ड वॉर 2। ये 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। पर आपको पता है, इस वॉर की नींव बहुत पहले रख दी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 जो 1918 में खत्म हुआ था, उसके बाद जर्मनी हार गया था। जीतने वाले, जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस भी थे, उन्होंने जर्मनी से ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करवाई। ये ट्रीटी बहुत हार्श थी। इसने पहले वॉर के लिए जर्मनी को ब्लेम किया। इसने जर्मनी को बहुत पैसे देने और अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया। इससे बहुत से जर्मन्स एंग्री, पुअर और ह्यूमिलिएटेड फील करने लगे। वे एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उनका प्राइड वापस दिला सके। एंगर की इस फीलिंग ने एक डेंजरस अपॉर्चुनिटी पैदा की। एडोल्फ हिटलर नाम का एक आदमी और उसकी नाजी पार्टी जर्मनी में पावर में आ गए। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसने जर्मनी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रॉमिस किया। उसने जर्मन लोगों को बताया कि वे एक सुपीरियर रेस हैं। उसने दूसरों को, खासकर जूविश लोगों को, जर्मनी की प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम किया। उसके प्रॉमिसेस ठीक वैसे ही थे जो बहुत से जर्मन सुनना चाहते थे। उसने जर्मनी की आर्मी को फिर से बनाना शुरू किया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल का सीधा वायोलेशन था। दूसरे देशों ने इसे देखा, वरीड हुए, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि एक और डिवास्टेटिंग वॉर से बचा जा सकेगा। हिटलर की एम्बिशंस और बड़ी और अग्रेसिव होती गई। उसे लगा कि जर्मनी को और लिविंग स्पेस या लेबेंसराउम चाहिए। उसने पड़ोसी देशों को लेना शुरू कर दिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस के लीडर्स म्यूनिक में हिटलर से मिले। उन्होंने उसे ये जमीनें लेने की परमिशन दे दी, इस उम्मीद में कि इससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इस पॉलिसी को अपीजमेंट कहा गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने समय के लिए पीस सिक्योर कर ली है। पर हिटलर सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसे और चाहिए था। उसकी नजर अगले टारगेट पर थी, पोलैंड। ये दुनिया के अंधेरे में डूबने से ठीक पहले का आखिरी स्टेप था। वॉर ऑफिशियली सितंबर 1, 1939 को शुरू हुआ। उस दिन जर्मनी की पावरफुल आर्मी ने पोलैंड पर इन्वेड किया। हिटलर ने सोवियत यूनियन के साथ पोलैंड को आपस में बांटने के लिए एक सीक्रेट पैक्ट किया था। ये इन्वेजन एक क्लियर एक्ट ऑफ एग्रेशन था जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। यूरोप में फ्रैजिल पीस पूरी तरह बिखर गई। पॉलिटिशियंस के प्रॉमिसेस फेल हो गए थे। दुनिया अब वॉर में थी, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। स्पार्क ने आखिरकार ग्लोबल फायर को इग्नाइट कर दिया था। जैसे ही वॉर शुरू हुआ, दुनिया भर के देशों ने फटाफट साइड्स चुन लिए। दुनिया 2 मेजर मिलिट्री अलायंसेस में बट गई। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स। इस ग्रुप को 3 मेन कंट्रीज लीड कर रही थीं, जर्मनी, इटली और जापान। हिटलर के अंडर जर्मनी यूरोप में ड्राइविंग फोर्स था। उन्होंने ब्लिट्जक्रीग या लाइटनिंग वॉर नाम की एक नई और टेरिफाइंग मिलिट्री टैक्टिक का इस्तेमाल किया। इसमें फास्ट मूविंग टैंक्स और ओवरवेलमिंग एयर सपोर्ट शामिल था। इटली फैशिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के अंडर यूरोप में जर्मनी का मेन एलाई था। थोड़ी देर बाद जापान अपनी एशिया और पैसिफिक को कंट्रोल करने की एम्बिशंस के साथ ऑफिशियली उनसे जुड़ गया। ये देश अपने एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट गोल्स से यूनाइट थे। इनके ऑपोजिशन में थे एलाइड पावर्स। यूरोप में वॉर की शुरुआत में मेन एलाइड नेशंस ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे। उनसे जल्दी ही दूसरे देश जुड़ गए जिन पर जर्मनी ने इन्वेड किया था, जैसे पोलैंड, नॉर्वे और नेदरलैंड्स। कुछ समय तक ब्रिटेन लगभग अकेला ही जर्मन वॉर मशीन की ताकत के सामने खड़ा था। ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे देश शामिल थे, ने सोल्जर्स और रिसोर्सेज के साथ क्रूशियल सपोर्ट दिया। सोवियत यूनियन, जो शुरुआत में हिटलर के साथ पैक्ट की वजह से न्यूट्रल था, पर 1941 में जर्मनी ने उस पर शॉकिंगली इन्वेड कर दिया। बिट्रेयल के इस एक्ट ने सोवियट्स को एलाइज से जुड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे पूर्व में एक नया और ब्रूटल फ्रंट खुल गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरुआत में वॉर से बाहर रहने की कोशिश की। बहुत से अमेरिकन्स मानते थे कि ये यूरोप की प्रॉब्लम है।
प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हालांकि एक्सिस पावर्स द्वारा पैदा किए गए ग्रोइंग डेंजर को देखा, उन्होंने ऑफिशियली फाइटिंग में शामिल हुए बिना एलाइज की मदद करने के तरीके ढूंढे। लैंड लीज एक्ट नाम के एक प्रोग्राम के जरिए अमेरिका ने ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स, फूड और सप्लाईज भेजे। यूनाइटेड स्टेट्स को डेमोक्रेसी का आर्सेनल कहा जाने लगा, जो एलाइज को फाइट करते रहने के लिए जरूरी टूल्स प्रोवाइड कर रहा था। ये सपोर्ट एक लाइफलाइन था, पर अमेरिका की ऑफिशियल न्यूट्रलिटी अचानक और वायलेंटली खत्म होने वाली थी। द फाइनल मेजर पावर एक शॉकिंग इवेंट के बाद एलाइज से जुड़ा। दिसंबर 7, 1941 को जापान ने एक सरप्राइज मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया। जापानीज प्लेन्स ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकन नेवल बेस पर हमला किया। हमला डेवास्टेटिंग था। इसने कई बैटलशिप्स को तबाह कर दिया और 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए। अगले ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। जवाब में जर्मनी और इटली ने यूनाइटेड स्टेट्स पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट अब सचमुच एक वर्ल्ड वॉर बन गया था, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया और दुनिया के ओशंस में बैटल्स हो रहे थे। दोनों साइड्स अब पूरी तरह से बन चुके थे, जिससे कई सालों के ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट का मंच तैयार हो गया था। वो कई ऐसे पिवटल मोमेंट से भरा था जिन्होंने इसका कोर्स बदल दिया। पहले कुछ सालों तक एक्सिस पावर्स अनस्टॉपेबल लग रहे थे। जर्मनी ने फ्रांस से लेकर मॉस्को के किनारों तक लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया। जापान ने साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड्स में अपने एम्पायर का विस्तार किया। हालांकि टाइड पलटना शुरू हुआ। ईस्टर्न फ्रंट पर एक मेजर टर्निंग पॉइंट बैटल ऑफ स्टालिनग्राड था। महीनों तक जर्मन और सोवियत आर्मीज ने शहर पर कंट्रोल के लिए फियर्सली लड़ाई लड़ी। लड़ाई ब्रूटल थी और इसमें लाखों जानें गईं। अंत में सोवियत रेड आर्मी ने जर्मन 6th आर्मी को घेर लिया और तबाह कर दिया। ये हिटलर की पहली मेजर लैंड डिफीट थी और इसने जर्मनी की लंबी रिट्रीट की शुरुआत को मार्क किया। पैसिफिक में जापान के खिलाफ वॉर में भी उसका क्रूशल टर्निंग पॉइंट था। पर्ल हार्बर पर हमले के 6 महीने बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने बैटल ऑफ मिडवे में जापानीज नेवी का सामना किया। अमेरिकन कोड ब्रेकर्स ने मिडवे अटॉल पर हमला करने की जापान की सीक्रेट प्लान का पता लगा लिया था। इससे यूएस फोर्सेस को एक ट्रैप सेट करने का मौका मिला। इसके बाद हुई लड़ाई में अमेरिकन फ्लीट ने जापान के 4 सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो दिया। जापान के लिए ये एक कैटास्ट्रोफिक लॉस था, जिससे उसकी नेवी कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाई। मिडवे में जीत ने पैसिफिक में जापान की एडवांस को रोक दिया और एलाइज को जापानीज मेनलैंड की ओर आइलैंड हॉपिंग का अपना लंबा कैंपेन शुरू करने की परमिशन दी। जब आर्मीज आपस में टकरा रही थी, वॉर ने अनइमेजिनेबल स्केल पर सिविलियंस के सफरिंग को भी देखा। नाजीज की आइडियोलॉजी रेशियल हेट्रेड पर बनी थी। उन्होंने जूविश लोगों को सिस्टमैटिकली टारगेट किया, जिसे अब हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। पूरे यूरोप में जूस को राउंड अप किया गया, उनके घरों से मजबूरन निकाला गया और गेटोस में धकेल दिया गया। वहां से उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और ऑशविट्स जैसे डेथ कैंप्स में ले जाया गया। इन कैंप्स में उन्हें फोर्स्ड लेबर, स्टारवेशन और गैस चेंबर्स में मैस मर्डर का शिकार बनाया गया। 6 मिलियन जूविश मेन, विमेन और चिल्ड्रन का मर्डर किया गया। लाखों अन्य, जिनमें रोमा लोग, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स शामिल थे, को भी नाजी रेजीम द्वारा मारा गया। ये अनपैरेलल्ड हॉरर का जेनोसाइड था। जैसे ही वॉर अपने अंत के करीब पहुंचा, साइंस ने अपना सबसे टेरिबल वेपन बनाया। सीक्रेट में अमेरिकन, ब्रिटिश और कैनेडियन साइंटिस्ट्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका गोल एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना था। मई 1945 में जर्मनी के सरेंडर होने के बाद जापान के खिलाफ वॉर जारी रहा। जापानीज होम आइलैंड्स पर एक ब्लडी इन्वेजन से बचने के लिए यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने एक फेटफुल डिसीजन लिया। अगस्त 6, 1945 को एक अमेरिकन बॉम्बर ने हिरोशिमा शहर पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बॉम्ब गिराया गया। शहर तुरंत तबाह हो गए और 200,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जापान ने कुछ दिनों बाद सरेंडर कर दिया, आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया।
1945 में वॉर के खत्म होने से यूनिवर्सल जॉय नहीं आई। इसने डेवस्टेशन पर एक सोबरिंग लुक दिया। ह्यूमन कॉस्ट स्टैगरिंग था। अनुमान है कि 70 और 85 मिलियन लोगों के बीच मौतें हुई। इस संख्या में सोल्जर्स और एक मेजर वॉर में पहली बार मेजॉरिटी ऑफ सिविलियंस शामिल हैं। यूरोप और एशिया के पूरे शहर रबल में बदल गए थे। इकोनॉमीज बर्बाद हो गईं और लाखों लोग होमलेस, स्टार्विंग और डिस्प्लेस्ड हो गए। दुनिया को राख से फिर से बनाने के इमेंस टास्क का सामना करना पड़ा, न केवल फिजिकली बल्कि इमोशनली और पॉलिटिकली भी। लॉस की स्केल को समझना मुश्किल था और इसके स्कार्स कई जनरेशंस तक रहेंगे। वॉर ने वर्ल्ड मैप और पावर के बैलेंस को नाटकीय रूप से बदल दिया। पुराने यूरोपियन एम्पायर्स जैसे ब्रिटेन और फ्रांस एग्जॉस्टेड और वीकेंड हो गए थे। कॉन्फ्लिक्ट से दो नए सुपर पावर्स उभरे, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। हालांकि वे वॉर के दौरान एलाइज थे, उनकी आइडियोलॉजी में फंडामेंटल डिफरेंसेस, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बनाम कम्युनिज्म, जल्दी ही स्पष्ट हो गए। इससे कोल्ड वॉर के नाम से जाने जाने वाले इंटेंस राइवलरी और मिसट्रस्ट का एक पीरियड शुरू हुआ। दुनिया एक बार फिर बंट गई। इस बार एक आयरन कर्टन द्वारा वेस्ट को सोवियत कंट्रोल्ड ईस्ट से अलग किया गया था। यह नया कॉन्फ्लिक्ट अगले 45 सालों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करेगा। हॉलोकॉस्ट और वॉर की अन्य एट्रोसिटीज के बाद वर्ल्ड लीडर्स ऐसी कैटास्ट्रोफी को फिर से होने से रोकने के लिए डिटरमिन्ड थे। इससे 1945 में यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। यूएन को नेशंस के बीच पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसने देशों को कॉन्फ्लिक्ट के बजाय डिप्लोमेसी के जरिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक फोरम प्रोवाइड किया। यूएन के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के नए प्रिंसिपल्स स्थापित किए गए, जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जहां नाजी लीडर्स को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया। यह एक नया कॉन्सेप्ट था जिसमें वॉर टाइम के दौरान अपने एक्शंस के लिए इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहराया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के लेसन्स आज भी प्रोफाउंडली रेलेवेंट हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम नेशनलिज्म, रेसिज्म और अनचेक्ड अग्रेशन के डेंजर्स की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है। यह हमें पीस की फ्रैजिलिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाता है। ये दिखाता है कि जब हेट्रेड को पनपने दिया जाता है और ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया जाता है तो इसके डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस और सिविलियंस के सफरिंग को याद करना हमें एक ऐसी दुनिया की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फिर कभी नहीं हो सकता। वर्ल्ड वॉर 2 की एकोज एक वार्निंग है, लेकिन एक बेहतर, अधिक पीसफुल फ्यूचर बनाने के लिए एक गाइड भी है। If you like the video, like it and subscribe to Deepak Education to know the truth.